यार मतलब इतना बढ़िया मैच ना, मैं दोनों तरफ एंटरटेनमेंट वाइज भी और टैक्टिकल वाइज भी डेफिनेटली ये इस प्रीमियर लीग के सीजन का वन ऑफ द बेस्ट मैच है। मतलब यार एक क्लासिक मैच दिया है यहाँ पे कॉन्टे की स्पर्स ने और जर्गन क्लॉप की लिवरपूल ने। अब देखो यार यहाँ पे अगर पूरे रेफरी को मैं हटा दूँ ना, मतलब रेफरी की तरफ से इतने ब्लेटेंट यहाँ पे डिसीजन नहीं है ना, जिसमें हम डेफिनेटली इन डेप्थ हम बात करेंगे। हे गाइस एंड वेलकम बैक। और इस एपिसोड में हम यार लिवरपूल वर्सेस स्पर्स, मतलब उल्टा करते हैं ना, स्पर्स वर्सेस लिवरपूल वाले मैच को हम रिव्यू करने वाले हैं। अब देखो यार इस मैच में अगर ऊपर से बात करें डेफिनेटली हम इन डेप्थ पॉइंट्स की बात करेंगे, लेकिन ऊपर की बात करें तो लिवरपूल यार मैं कहूँगा कि हार्श होगा, लेकिन लिवरपूल को लिटरली यार नंगा कर देती स्पर्स। टैक्टिकली मैं लिवरपूल के मैं कहूँगा कि 2-3 पॉइंट्स लिवरपूल ने टैक्टिकली इतने ज़्यादा गलत खेले ना, और वहीं उस चीज़ को स्पर्स ने बहुत ही बखूबी काउंटर किया। और अगर बात करें स्पर्स की तो यार मेरे हिसाब से आज के मैच को देख के ना पता चल गया होगा हर प्रीमियर लीग के फ़ैन को कि क्यों फैंस प्रीमियर लीग के किसी भी फुटबॉल मैच में इतने ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। लाइक लिटरली जो फैंस की एनर्जी थी वो डेफिनेटली 12th प्लेयर की तरह काउंट कर रही थी। और मैंने पता नहीं आप कितना इससे रिलेट कर पाओगे, लेकिन मैं डेफिनेटली इस चीज़ को बहुत ज़्यादा वैल्यू करता हूँ एक मैच में। और सही बताऊँ ना तो यार आज स्पर्स के प्लेयर्स ने बता दिया कि अगर वो एक परफेक्ट मैनेजर के अंडर वो कितना ज़्यादा बढ़िया खेल सकते हैं। और ये चीज़ नूनो नहीं कर पाया, ये चीज़ कॉन्टे ने, ये चीज़ जोसे मोरिनो नहीं कर पाया, और डेफिनेटली ये चीज़ पोचेटिनो नहीं कर पाया, लेकिन वो चीज़ कॉन्टे कर पा रहा है। लेकिन इसी के साथ अब बात करते हैं उन पॉइंट्स की जो कि मैंने इस मैच में नोटिस किए थे। भाई मैं इसको आप काइंड ऑफ समझ सकते हो कि अनस्क्रिप्टेड वीडियो बना रहा हूँ। इस समय 1 बज रहे हैं और मेरे को आधे घंटे बाद या मैड्रिड का मैच भी देखना है, तो मैं डेफिनेटली यार मैच के थ्रू आउट और मैच के 15-20 मिनट बाद जितना मेरे को पॉइंट्स लेके मैंने सारे नोट डाउन कर लिए। सबसे पहले बात करते हैं स्पर्स के हुकुम के की, और वो स्टार्टिंग लाइनअप में ही दिख गया था। अब देखा डेफिनेटली अगर हम अभी तक की बात करें तो पता नहीं 3-4-3, 3-4-2-1 फॉर्मेशंस वेरिएशन में यूज़ किया जाता, लेकिन यहाँ पर डेले अली की जगह नहीं थी। आज एक बड़े मैच में जो कि मैं कहूँगा कि दोनों साइड के लिए एक मस्ट विन मैच था, वहाँ पर एंटोनी कॉन्टे ने डेले अली को डाला। ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था। मैं कहूँगा कि ये एक अनप्रिडिक्टेबल था। ये कहते हैं ना कि वो कैप में से पता नहीं क्या ही यहाँ पे जादू करके निकाला, और ये एक्चुअली में जादू चला। ये जादू करके ये वाला जादू चला। अब सही बताऊं तो अगर डेले अली के पर्सपेक्टिव से बात करें तो उसके लिए बड़ा मैच था, उसको अपना पॉइंट प्रूव करना था, क्योंकि 2 दिन पहले हमको ये अपडेट मिल रही थी कि अब स्पर्स डेले अली को लोन आउट कर देगा। सेलिंग की बात तो नहीं थी, लेकिन लोन आउट का डेफिनेटली इज ऑन द टेबल। लेकिन आज के मैच के बाद कहीं ना कहीं जो जा रहा था, जब वो सब्स्टिट्यूट हुआ था, जो स्पर्स के फैन की तरफ से स्टैंडिंग ओवेशन मिली, जो उसकी परफॉर्मेंस हमने देखी, कहीं ना कहीं आई थिंक एंटोनियो कॉन्टे उसको अब अपने प्लान्स में ज़रूर इंक्लूड करेगा। और अगर ऐसी वही चीज़ यार मैं लाकाजेट के अगेंस्ट उसके लिए भी कहता हूँ कि लाकाजेट, डेले अली, अगर ये चीज़ सिर्फ 1-2 मैच में नहीं, अगर 4-5 मैच रनिंग कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर देना भाई साहब, मतलब यार इतने बढ़िया खेलेंगे ना कि इनके रिप्लेसमेंट की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और मेरे को आज भी याद है कि जोसे मोरिनो के अंडर ना डेले अली का 4-5 गेमों का रन ऐसा आया था जहाँ पे वो सही में स्कोर कर रहा था। ये मैं कह सकता हूँ कि दिस कुड बी द स्टार्ट ऑफ समथिंग वेरी वेरी ब्यूटीफुल फॉर डेले अली। अब देखो यार इतने यहाँ पे मैं कहूँगा कि प्रोज थे इसको, और उसने कहीं ना कहीं यहाँ पर सही में यहाँ पर स्पर्स को काउंटर अटैक में बहुत ज़्यादा मदद करी। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक था, और ड्रॉबैक ये था कि देखो यार 5-3-2 की फॉर्मेशन में यहाँ पर इसका मतलब डेले अली 3rd मिडफील्डर है, और मिडफील्ड में देखो आपके कॉन्टे की मिडफील्ड में आपको भागना पड़ेगा। और हमको पता है डेले अली का वर्क रेट एक तरीके से इतना अच्छा नहीं है जो कि मैं पॉल पोग्बा के लिए कहता हूँ, लेकिन डेले अली ने भाई भागा ज़रूर है। लेकिन एक चीज़ थी यार, डिफेंसिवली कहीं ना कहीं वो एक्सप्लॉइट हो सकता था। और मैं बताऊंगा आपको दूसरे पॉइंट में जो कि आता है मेरे ख्याल से लिवरपूल का हुकुम का एक का, और वो था ट्रेंट आर्नोल्ड। यार देखो मैं साला को भी इसमें मेंशन करता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से बेन डेविस ने आज के मैच में साला को बखूबी बिल्कुल कंट्रोल करा है। साला इतना कुछ खास नहीं चला, मतलब मेरे ख्याल से तो देखो साला ने कुछ ज़्यादा मैजिकल नहीं दिखाया, लेकिन ट्रेंट आर्नोल्ड भाई ही इज़ एब्सोल्युटली अनएक्सपेक्टेड। और उसमें कहीं ना कहीं मैं जर्गन क्लॉप को भी क्रेडिट दूंगा, क्योंकि यार देखो ट्रेंट आर्नोल्ड, अगर रॉबर्टसन की बात करें, यस रॉबर्टसन हैज़ बीन, मतलब रॉबर्टसन और ट्रेंट को इनको पूरी फ्रीडम दी जाती है कि इनको भाई आगे जाना है, इनको क्रॉसेस डालने हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ट्रेंट के मामले में ना क्लॉप एक कदम और आगे आता है, और ट्रेंट को आप देखोगे कि इन गेम वो नंबर 6 की पोजीशन पे, वो मिडल ऑफ द पार्क की पोजीशन पे, वो किसी भी पोजीशन पे आ सकता है, इतनी फ्रीडम उसे मिली है। और इसलिए कहीं ना कहीं हम उसको कहीं से भी शूट लेते हुए देख रहे हैं। मतलब वो कहीं ना कहीं ना इन्वर्टेड मिडफील्डर हो जाता है, वो बहुत इन्वर्टेड खेलता है, और वो एक बहुत बड़ा
और इसका पता है दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया था कि डेले अली का ड्रॉबैक ये था कि यहाँ पे ट्रेंट अलेक्जेंडर वाले साइड उसी साइड पे डेले अली भी डिप्लॉयड था, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि डेले अली आपको पता है कि एक थर्ड मिडफील्डर भी है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको अटैक में भी कंट्रीब्यूट करना है, और ऐसे में वो अगर आउट ऑफ पोजीशन पकड़ा गया तो यहाँ पे डेफिनेटली लिवरपूल ने कहीं मैं कहूँगा कि मौक़ों पर एक्चुअली उन्होंने यहाँ पर एक तरीके से एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करी, जहाँ पर मैं कहूँगा डेले अली ने एक येलो कार्ड भी पिकअप किया था। अब बात करते हैं यार तीसरे पॉइंट की, वेयर एक्चुअली स्पर्स गॉन राइट और लिवरपूल कहाँ गलत रही आज के मैच में। मतलब डेफिनेटली कॉन्टे की टैक्टिक्स वर्सेस केलॉफ की टैक्टिक्स। अब सबसे पहले कॉन्टे की टैक्टिक्स की बात कर लेते हैं। तो फाइनली भाई उस बंदे ने 3-5-2 की फॉर्मेशन खिलाई, और सही में आज की हैरी केन और सॉन की पार्टनरशिप देख के मेरे को लग रहा है कि ये दोनों ना लिटरली कि कोई सा भी डिफेंस खोल सकते हैं। डेफिनेटली यहाँ पे अगर लिवरपूल की डिफेंस की बात करें, डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस है। अभी हम बात करेंगे कि यहाँ पे कैसे वर्जिल की मिसिंग कंप्लेंट हमें दर्ज करनी पड़ेगी, लेकिन स्टिल मातिब और इब्राहिम कोनाते भूलना नहीं चाहिए भाई, ये बेस्ट डिफेंस है। वर्जिल वैन डाइक हमें मतलब काफ़ी टाइम तक एब्सेंट था, तो उनके एब्सेंट में यहाँ पर कहीं ना कहीं एक तरीके से मतलब उसके बिना भी ये दोनों डिफेंडर बहुत प्यारे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से विद दी एग्रेशन, जो एग्रेसिव विंग बैक्स थे, यहाँ पे मिडफील्ड को ओवरलोड किया गया विद दी मैं कहूँगा रिसर्जेंस ऑफ डेले अली, ये भाई इस टीम ने आज हर चीज़ मैं कहूँगा कि लिवरपूल को उनके गेम में हराया है। इन्होंने प्रेस करके दिखाया लिवरपूल को, और लिवरपूल को सेट बैक देख के ना थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन लगता है कि यार भाई बंदे ने टैक्टिकली आउट क्लास तो किया है। और अगर स्पर्स के लिए ना यार, स्पर्स के फैंस के लिए आई थिंक इट वुड बी डिसअपॉइंटिंग कि ठीक है यार हमने 3 पॉइंट्स नहीं लिए लिवरपूल के अगेंस्ट, क्योंकि लेने चाहिए थे, मेरे हिसाब से लेने चाहिए थे। बट स्टिल आई वुड से कि यहाँ पर स्पर्स के फैंस को खुश होना चाहिए, बिकॉज इन द लॉन्ग रन कॉन्टे के अंदर स्पर्स एक पर्पस दिख रहा है इस टीम का। मैं कहूँगा कि स्पर्स का एक अब मैं ट्रॉफी की बात मैं एग्जैजरेट नहीं करूँगा, मैं ट्रॉफी की बात नहीं करूँगा, लेकिन इस टीम को देख के लगता है कि यस भाई इससे डरना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि कहाँ लिवरपूल गलत गई। अब देखो यार, मेरे को सबसे पहली चीज़ ये लगती है कि आज के मैच में थ्रू आउट द मैच वर्जिल वैन डाइक भाई बहुत मिस कर रहे थे उसको, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे उसको। और वहाँ मैंने मिसिंग कंप्लेंट की बात करी थी, तो वो मिसिंग कंप्लेंट इसलिए क्योंकि यार आई थिंक यहाँ पर इब्राहिम कोनाते और जो मतलब बढ़िया डिफेंडर हैं, लेकिन स्टिल मेरे को लगता है कि वैन डाइक हम यहाँ पर मिस कर रहे थे। और उसके पीछे का सेम रीज़न वही है, क्योंकि मिडफील्ड के पीछे का भी वही रीज़न है। और मैं बताऊंगा मिडफील्ड में आई थिंक थियागो और फेबिनियो की पेयर को भी हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। यस, मिलनर और मोर्टन मैं ये नहीं कहूँगा ख़राब खेले, लेकिन एक तरीके से पता चल रहा था कि यार जो मतलब वही चीज़ होती है ना कि जब चीज़ जो नहीं होती उसकी वैल्यू उसके जाने के बाद ही पता चलती है, और ये चीज़ यहाँ आज के मैच में लिवरपूल की तरफ से हुई। वर्जिल वैन डाइक, फेबिनियो एंड थियागो अल्कांट्रा, इन तीनों की मिसिंग भाई बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे इनको, क्योंकि काउंटर अटैक पे कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे थे। और एक चीज़ जो मेरे को समझ में नहीं आई आज केलॉफ की तरफ से, वो ये था कि जब आप 10 मैन के साथ हो, आपने रेड कार्ड ले लिया, आपको पता है कि मतलब मोमेंटम, कॉन्फिडेंस और मैं कहूँगा एक तरीके से लक भी यहाँ पे कहीं ना कहीं स्पर्स के पास है, आप फिर भी हाई लाइन खिला रहे हो। डिफेंडर्स आपके इब्राहिम कोनाते एंड यहाँ पर जॉ मतलब बार बार एक्सप्लॉइट हो रहे थे विद द ह्यूमन सॉन एंड हैरी केन। उसके बाद यहाँ पर सेसेग्नॉन और फिर रेगुलॉन आ गया था उधर से, एमरसन। मतलब इनकी पार्टनरशिप, इनका कनेक्शन विद द डेले वाली क्रिएटिविटी बहुत बार एक्सपोज हो रहे थे, आप फिर भी हाई लाइन खिलाए जा रहे हैं। जो मैं कहूँ गोमेज यहाँ पे 90th मिनट पे सब्स्टिट्यूट हुए थे फॉर सादियो माने, विच 90th मिनट पे, और आई थिंक यहाँ पे 10-15 मिनट का गैप था विद द रेड कार्ड। तो ये मेरे को समझ में नहीं आया कि वाई लिवरपूल एक्चुअली मतलब उन्होंने यहाँ पे इतना बड़ा गैम्बल क्यों किया, ये मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। लेकिन अब बात करते हैं यहाँ पे रेफरी की। यार देखो, पुअर रेफरी अगेन मैं कहूँगा कि VAR बहुत इनकंसिस्टेंट है, बहुत ज़्यादा इनकंसिस्टेंट है। 3 इंसिडेंट जो कि मेरे को लगता है कि काफ़ी ख़राब डिसीजन थे। सबसे पहला था जोटा का पेनल्टी। यार वो पेनल्टी है, साफ पेनल्टी है, दैट्स अ क्लियर पेनल्टी, लेकिन वो नहीं दी गई। VAR चेक हुआ था और VAR ने भी नहीं दी। तो दैट अगेन शोज़ कि मतलब फिर VAR का फिर फ़ायदा क्या रहा। अगर आप सही डिसीजन को एक तरीके से मतलब सही डिसीजन को सही बताते हो, गलत को गलत बताते हो, आप कभी ओवर रूल करते ही नहीं, आप कभी ओवरटर्न करते ही नहीं। हैरी केन, अगर यस रॉबर्टसन का फाउल रेड कार्ड वाला था, यस डेफिनेटली इट वाज अ रेड कार्ड, लेकिन अगर वो रेड कार्ड का था, हैरी केन का टैकल भी रेड कार्ड का था, वो आपने रेड कार्ड नहीं किया, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑन फील्ड रेफरी ने उसको येलो दिया तो यहाँ पे VAR ने उसको ओवरटर्न अगेन नहीं करा। उसके बाद तीसरा काइंड ऑफ कंट्रोवर्शियल है, मेरा ओपिनियन अलग हो सकता है, आपका ओपिनियन अलग हो सकता है, और वो है साला का हैंडबॉल। अगेन मेरे को पता है
कि अगर आपका नेचुरल पोजीशन में हैंड आ रहा है तो वो हैंडबॉल नहीं होगी, बट मेरे को लगता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि यार हैंडबॉल था। बट आई डेफिनेटली लाइक टू नो कि आपका इसके रिगार्डिंग क्या ओपिनियन है कि साला वाला हैंडबॉल था या नहीं। उसके अलावा भी कुछ छोटे छोटे यार ऐसे मेरे ख्याल से डिसीजन है जो कि डेफिनेटली मेरे ख्याल से पुअर रेफरी की तरफ इशारा करते हैं। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। मेरे लिए इस मैच में सबसे बड़े जो 2 विनर हैं वो होने वाले हैं मैनचेस्टर सिटी एंड स्पर्स को मैं इसलिए कह रहा हूँ, डेफिनेटली मैंने आपको मैच वीडियो के बीच में बताया कि स्पर्स लॉन्ग रन में भाई इससे फटेगी सबकी, एंड इससे सही में फटेगी। और सिटी की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, चेल्सी ने पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए और कहीं ना कहीं चेल्सी ना घर की है ना घाट की है, ना ही वो टाइटल रेस में मेरे को पूरी कन्विंस होती हुई दिख रही है, ना ही मेरे को टॉप 4, क्योंकि टॉप 4 में कहेंगे कि नहीं अभी तो बहुत ऊपर है, और टाइटल रेस में कहेंगे कि नहीं भाई सिटी से काफ़ी पीछे चली गई। लिवरपूल के पास आई थिंक आज कंसिडरिंग द फैक्ट कि ठीक है स्पर्स एक बिग 6 है, लेकिन लिवरपूल की जिस तरह की परफॉर्मेंस चल रही है उसके कंसिडर में देखो सिटी के साथ ये चीज़ है कि नेक टू नेक रहेगा, बिल्कुल नेक टू नेक रहेगा, 1-2 पॉइंट 1.1-2 पॉइंट। और ऐसे में आपने अगर 2 पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए, आपको पता है सिटी 7-0 से लीड्स को आ रही है, 4-0 से न्यूकासल को आ रही है, और आपने यहाँ पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए तो डेफिनेटली आपने सिटी को एक हेड्सअप दे दिया। और एक सवाल यहाँ पे जो सबसे बड़ा खड़ा होता है वो ये है कि क्या लॉन्ग रन में लिवरपूल के पास वो डेप्थ है कि वो सिटी के साथ टो टू टो जा सकती है। चेल्सी के पास तो नहीं है अभी। चेल्सी लिटरली बाबा बताएंगे आपको चेल्सी की क्या हालत हो रही है, उनकी स्क्वाड डेप्थ की, कैसे वो इस तरीके से मैच खेल रहे हैं। लिवरपूल के पास भी कहीं ना कहीं ये चीज़ नहीं होती हुई दिख रही है, और ऐसे में अनफॉर्चुनेटली मैं कह रहा हूँ भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर इंजरी हो गई तो यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी लिवरपूल के लिए लॉन्ग टाइटल रन में। अब बात करते हैं लूजर्स की। मेरे हिसाब से लूजर्स होने वाले हैं यूनाइटेड, आर्सेनल एंड वेस्ट हैम, क्योंकि यस अगेन लॉन्ग रन में यूनाइटेड की तरफ से मैं एज ए यूनाइटेड फैन मेरे को नहीं पता कि रांगनिक कितना बढ़िया काम करने वाला है या फिर कितना कन्विंसिंग है, लेकिन आज की स्पर्स को देख के डेफिनेटली मेरे को बहुत अच्छा लगा भाई, मेरे को बढ़िया अच्छा लगा। थोड़ा सा दुख भी होता है कि यार एंटोनियो कॉन्टे को ले ही आते, लेकिन ठीक है आई एम वेरी हैप्पी विद राल्फ रांगनिक। बट आर्सेनल और वेस्ट हैम दे हैव टू बी वेरी कन्विंस, दे हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। और यूनाइटेड की तो डेफिनेटली देखो मैं कहूँगा यूनाइटेड के पास तो है ही टैलेंट, इंडिविजुअल स्टैट्स पे वो ओले गुनार सोल्शायर को 2-2.5 महीने तक घसीटते चले गए थे, तो वो आगे भी पॉइंट्स कलेक्ट कर ही लेंगे। लेकिन इस पर आर्सेनल और वेस्ट हैम को मैं कह रहा हूँ डेफिनेटली दे आर बिल्ड ऑन यूथ, दे आर बिल्ड ऑन यूथ। और डेविड मॉयस का तो मैं कह रहा हूँ बबल बस्ट होता हुआ दिख रहा है, तो उसको तो बहुत ज़्यादा संभलने की ज़रूरत है। सो मेरे हिसाब से तो आई थिंक ये एक तरीके से विनर और लूजर रहेंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर दिस एपिसोड। अगर यार आपको एपिसोड पसंद आया तो डू मेक श्योर आप इस एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको इसी तरह फुटबॉल से रिलेटेड मैच रिव्यूज इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो डू मेक श्योर यार आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं आप चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड।